नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और आपके साथ एक खास मेहमान की मैं मुलाकात करवाऊंगा। बात करेंगे शेयर बाजार पर और 20 लाख करोड़ के पैकेज से क्या असर होने जा रहा है इस पर। लेकिन उससे पहले मैं एक गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल वन आलोक जोशी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के साथ ही घंटी भी बजा दें, यानी नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, ताकि नया वीडियो आने पर, नया लाइव आने पर आपको खबर मिल जाए। और अब मैं आपको मिलवाता हूं अपने आज के मेहमान प्रकाश दीवान से। प्रकाश जी, आपका स्वागत है माइंड योर बिजनेस पर और वन आलोक जोशी पर। थैंक यू आलोक जी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। इस मंच पे आके हमेशा बहुत बहुत आनंदित प्रफुल्लित रहते हैं हम लोग। तो थैंक यू फॉर दिस। और बहुत बहुत टाइमली आई थिंक हम लोग ये कर रहे हैं शो, ताकि ताकि लोग मार्केट खुलने से पहले अगर कुछ जो अपना पोजीशन या व्यू लेना चाहे या कुछ करें तो हो सकता है नुकसान कम होगा, फायदा थोड़ा ज्यादा होगा। यही इरादा था कि रात में 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ है, 12 घंटे करीब करीब हुए हैं और अब जी बाजार खुलने वाला है। रात में तो ऐसा लग रहा था, उसी वक्त जो रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, रिएक्शन थे, और जो सिंगापुर में निफ्टी ट्रेड होता है उसको देखा तो लगा कि बहुत जबरदस्त धमाकेदार ओपनिंग होने जा रही है। लेकिन अब क्योंकि 12 घंटे बीत चुके हैं, लोगों ने भी पढ़ लिया है, समझ लिया है, थोड़ा मेरा ख्याल है चीजें अंदर गहराई तक गई हैं, लोगों के मन में सवाल भी उठने लगे हैं। तो सबसे पहले तो आप कैसे देख रहे हैं जो अनाउंसमेंट हुआ है और बाजार पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है। देखिए, जो अनाउंसमेंट आया है उसमें कुछ जो आंकड़े हैं या जिस टाइप से उसको प्रेजेंट किया गया है उससे डेफिनेटली एक बहुत बहुत बड़ी उत्तेजना बनेगी। ये स्वाभाविक है। जो एग्जिबरेंस एक्साइटमेंट जो आंकड़ा 20 लाख करोड़ का देख के हो रहा है, 10% ऑफ जीडीपी 20 लाख करोड़, ये बहुत मायने रखते हैं। बहुत बड़े आंकड़े की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी की या एनालिस्ट की जो अपेक्षा थी वो ये थी कि ज्यादा से ज्यादा 1.5-2% जीडीपी का वो है, उसमें स्टिमुलस आ सकता है। और ये ग्लोबली विश्व के मार्केट्स में अगर आप देखें तो वैश्विक मार्केट के हिसाब से तीसरे नंबर का स्टिमुलस माना जाएगा इन 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 टर्म्स ऑफ साइज। और ये काफी बड़ी चीज हो गई। तो यूएस जापान के बाद हमारा नंबर आ रहा है। लेकिन जो एसजीएक्स निफ्टी की आपने जो बात करी उसमें ना एक चीज संभल के लोगों को समझनी चाहिए आलोक जी, की एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स नॉर्मली सिर्फ एफआईज के लिए एक्सेस होते हैं। आप और मैं उसमें ट्रेड तो कर नहीं पाते। और जी। इनकी पोजीशन अगर इनको हेज करनी है या इन्होंने पोजीशन इन्होंने शॉर्ट करी हुई थी तो उसको ये कवर करने के चक्कर में उसको यूज करते हैं। तो उसमें हम्म। बहुत वॉल्यूम ज्यादा कभी कभी नहीं होता, लेकिन एक आपको अंदेशा ये आने लगता है कि हो सकता है बहुत बहुत पॉजिटिव न्यूज फ्लो हमारे सामने आ रहा है। वैश्विक जो संकेत है आज वैश्विक बाजारों के, वो काफी नेगेटिव है। तो मैं ये नहीं समझता कि ये स्टिमुलस से मार्केट जिस हिसाब से वो था वो एकदम से वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले तो स्टिमुलस बहुत समय से एक्सपेक्टेड था। कब हम्म। आएगा ये कहना मुश्किल था, कितना आएगा ये कहना मुश्किल था। हम्म। लोग कंपेयर कर रहे हैं जो सितंबर में जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट हुआ था, आपको ख्याल होगा, उस जी। वो एकदम आउट ऑफ द ब्लू आया। वो हम्म। उसका कोई अंदेशा नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी, और सीधी मार्केट में एक लहर आ गई पॉजिटिव उससे न्यूज से। इस केस में स्टिमुलस जरूर एक्सपेक्टेड था और बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड था। मतलब तो लोग आई महीने डोंट। डेढ़ महीने से इंतजार कर रहे थे। कल भी कुछ लोगों ने क्विक रिस्पॉन्स में यही कहा कि ये 1.5 महीना लेट है, अमेरिका ने तो 1-1.5 महीना पहले कर दिया और आप इतना समय लगा चुके हैं। और रोज हम खबरें सुन ही रहे थे कि आज आ रहा है, कल आ रहा है। दिन में बाजार में कई दिन उछाल इसी चक्कर में दिखा कि कल सुबह स्टिमुलस आने वाला है, आज ही खरीद लो। तो आज तो ये आ गया। अब जो भी है सामने, इस पे थोड़ी सी बात और करें। लेकिन आज आप मार्केट में खास तौर पे जो छोटा इन्वेस्टर है उसको क्या जी। सलाह देंगे, उससे क्या करना चाहिए? सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज तो इस स्टिमुलस के चक्कर में आके आप ये ना सोचिए कि हमारी जितनी भी पूरी प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमी को लेके, जो लॉकडाउन को लेके और ये वायरस की डिसरप्शन को लेके, वो सब सॉल्व होगी। क्योंकि स्टिमुलस की डिटेल्स आनी बाकी हैं। इसमें कितना क्रेडिट गारंटी है, कितना टैक्स वेवर्स है, कितना लॉन्ग टर्म में ये असर करेगा, ये हमें अभी नहीं, ये होम्योपैथी है या एलोपैथी है ये अभी नहीं पता है। हम्म। दवाई तो आपको बताई गई है कि इतनी दवाई आपको घर आ रही है, लेकिन ये किस चीज, अब ये अगर होम्योपैथी हो जाती है तो ये बहुत लंबी चलेगी। तो छोटे निवेशक के लिए इस के बलबूते कोई नए ट्रेड्स लेने की जल्दबाजी ना करें, पहली चीज तो ये।
जी। दूसरी चीज कि अगर आपने कोई चीज ली हुई है, और जो मैंने पहले भी एक बार हमने जब प्रोग्राम किया था कि पोर्टफोलियो को रिव्यू या रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे दिन अच्छे मौके होते हैं कि जब आप जो वीक स्टॉक्स या वीक सेक्टर्स हैं जो चल नहीं रहे या पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनसे आप दूर हो जाएंगे। तो हम्म। उसमें से ये एक निकासी का आपके पास एक बहुत बड़ा विकल्प मिल गया आपको। आज का मार्केट एफआईज भी इसी के लिए यूज करेंगे, मैं आपको बता सकता हूँ। आज या कल में जो तेजी अगर रहती है तो उसको दे विल यूज टू सेल, क्योंकि उनको कोई ये इस टाइप के पैकेज से कोई इतना उत्साह नहीं होगा कि वो फ्रेश पैसा डालना शुरू कर जी। दे। सो तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए पोजीशन कोई फ्रेश ना बनाए, पुरानी हम्म। में से अगर निकलना चाहे तो जरूर निकल जाए। जी। तो ये अच्छी बात आपने बताई कि एक एफआईआई जो सिंगापुर का निफ्टी है उसका इस्तेमाल करते हैं अपने लिए पोजीशन हेज करने में। छोटे इन्वेस्टर तो वहां पैसा लगा नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ जी भारत में उसको बहुत बारीकी से देखा जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि यही मीटर है जिससे कल बाजार चलने वाला है, जबकि उसकी असलियत आपने बताई कि वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको मार्केट में शायद आज शेयर बेचने हैं अपने। बहुत बड़ा उनके बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं उनके पास, तो उनको निकालने के लिए वो बाजार में उत्साह भरने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इस मौके को शायद विदेशी निवेशक भी इस्तेमाल करेंगे अपनी पुरानी पोजीशंस बेचने के लिए, अपने पोर्टफोलियो हल्के करने के लिए। तो यही सलाह आप छोटे निवेशकों को दे रहे हैं। तो ये सभी चीजों में सलाह है या कोई कमजोर शेयर किसी के पास था उसके लिए ये सलाह दे रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि अपने पूरे पोर्टफोलियो को ही देख लीजिए, जितना मुनाफा बन रहा है बना सकते हैं तो निकल लीजिए? नहीं, बहुत बहुत वैलिड सवाल है, क्योंकि सारे पोर्टफोलियो में से निकल के हर एक चीज में से निकलने की कोई गुजारिश नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ जैसे कुछ सेक्टर आपको पता है आपके पास है और वो चल नहीं पा रहे हैं, जैसे वो फॉर एग्जांपल आईटी हो गया। आईटी में बहुत लोगों को विश्वास है, अच्छी कंपनी होती है, पर तो कहीं ना कहीं थोड़ा लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है। या ऑटोमोबाइल्स का क्षेत्र ले लीजिए, हम हमारी उम्मीद है कि ये सब चीजें बहुत जल्दी रिवाइव हो जाएंगी, लेकिन इनको काफी समय लग सकता है। तो अगर आप इन टाइप के सेक्टर्स में हैं, आज चलेंगी क्या चीजें, एक दो चीजें चलेंगी, खास करके आपके पास बैंकिंग वाला जो क्षेत्र है या एनबीएफसी वाला, बैंक्स और एनबीएफसी वाला क्षेत्र है, वो डेफिनेटली चलेगा, क्योंकि उसको एक राहत, ये इसका इम्पैक्ट राहत का जैसी भी राहत आए, कब जब भी आए उसको फायदा होगा। लेकिन बाकी के सेक्टर्स में आपको थोड़ा सा इसमें से हटना पड़ेगा। और एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जो एफएमसीजी का क्षेत्र है वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आ गया है। मुझे लग रहा है कि अगला सेलिंग का राउंड जो आलोक जी है वो वहां आएगा, क्योंकि एचयूएल के अच्छा। रिजल्ट्स आ गए, एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया, ब्रिटानिया हो गया, कल नेस्ले हो गया। तो ये जो सब नंबर्स आ रहे हैं उसके बाद एक चीज समझ आ रही है कि ये स्टिमुलस पैकेज से राहत आएगी, होगी, लोग खर्चा करना शुरू करेंगे, क्षमता बढ़ेगी। लेकिन हम्म। नंबर्स में ये FY21 के नहीं दिखेगा, ये FY22 के दिखेगा। तो आपके पास बहुत समय है ये सबको रीसेट होते हुए, तो वहां कहीं ना कहीं लड़खड़ा ना जाए। इसलिए एफएमसीजी से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि आप देख लीजिए, अगर प्रॉफिट, वहां प्रॉफिट होगा। सबसे अच्छी चीज ये है कि हाँ प्रॉफिट है, तो उसमें से प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहे अगर, और कैश बनाना चाहे, तो ये बहुत बड़ा विकल्प है आज के लिए। जी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि एफएमसीजी को लेकर इस वक्त हर आदमी बुलिश है और तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं प्रकाश जी कि क्या ट्रेन छूट तो नहीं गई। ये रोज एक सवाल, मैं रात में लाइव करता हूँ तो उस वक्त कोई ना कोई ये सवाल पूछता मिलता है कि भाई क्या बाजार छूट गया, क्या ट्रेन छूट गई। और आज हाँ, का दिन उन सबको ऐसा लग रहा है कि सुनहरा मौका है, ट्रेन स्टेशन पर लगी है और अब बैठ ही जाओ। तो इन लोगों को क्या सलाह देंगे, क्या आज ट्रेन पकड़ने का दिन है या जो लोग बैठे हैं उनके लिए उतरने का दिन है? ये जो ट्रेन आई है, ये आपके पास आई है अभी, बहुत तुरंत आपके सामने खड़ी हुई दिख गई आपको, लेकिन ये याद रखिए ये ट्रेन आगे चल के पैसेंजर ट्रेन बन सकती है। इसको छोड़ दीजिए, जो दूसरी ट्रेन आएगी थोड़े समय बाद, वो हो सकता है एक्सप्रेस हो, उसमें बैठिए। उसमें बैठने का जो जो आपके पास उपाय है वो मेरे ख्याल से ज्यादा काम आएगा। ये ट्रेन रुक रुक के जाएगी, आपको थोड़ा बहुत सताएगी, रुलाएगी, तो इसमें आपके रिटर्न्स वैसे वाले बनेंगे नहीं। तो ये आप, आई अंडरस्टैंड, प्लेटफॉर्म पे बहुत समय से खड़े और सामने ट्रेन आया, उसको छोड़ने का कोई बोल रहा है, तो आप काफी उसको सवाल करेंगे। लेकिन मेरा जवाब ये है कि ये ट्रेन आपको पकड़नी नहीं है। ये ट्रेन को जाने दीजिए, अगली ट्रेन की वेट करेंगे, और वो जब आएगी तो हम आपके प्रोग्राम पे तो आते ही रहते हैं, हम लोग बातचीत करेंगे तो बता दिया जाएगा। जी। तो वही, ये नया निवेशक ये समझ ले कि इस वक्त बाजार में घुसने का वक्त नहीं है। हम लोग ट्रेन का रूपक इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि आप वास्तव में जो ट्रेनें घर के लिए चली हैं उनको ना पकड़ें। अपने अपने घर जाने वाली ट्रेनें पकड़ लें,
लेकिन शेयर बाजार की ट्रेन आपकी छूट गई है, आपको लग रहा है, तो उसके फेर में न पड़े। फिर जो आपने कहा दूसरी ट्रेन आएगी, वो क्या क्या इंडिकेशंस होंगे जिनका आप इंतजार कर रहे हैं, जिसको देख के आप मानेंगे कि अब ये दूसरी ट्रेन आ गई? देखिए, जो दूसरा मौका आएगा, जो डिप आएगा हमारे यहाँ, हमारे मार्केट में अलग, उसमें उसमें एक बहुत क्लियर इंडिकेशन आपको ये मिलेगा कि जो लीडरशिप सेक्टर्स की जब एस्टैब्लिश होती है, तो ये जो सेक्टर्स जो नीचे जाने लगते हैं या निफ्टी पे जो दबाव आता है, उसमें एफआईज के साथ साथ डीआईआईज की जो सेलिंग है, डीआईआईज की जो सेलिंग है, वो जब बढ़ने लगेगी या वो बाइंग घटने लगेगी, आपको क्लियर इंडिकेशन मिलेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशो से नंबर्स मिलते हैं, और मेरे हिसाब से रिजल्ट सीजन का जो दूसरा चरण रहता है, नॉर्मली जो सेकंड हाफ होता है, उसमें जो कंपनीज के नंबर आते हैं वो थोड़े से वीक आते हैं। इस बार हमने रिजल्ट सीजन को बख्श दिया, जिसको कहते हैं कि भाई इसको देखना ही नहीं है। लेकिन जो अगला रिजल्ट सीजन आएगा, जो वॉश आउट माना जा रहा है कि वो भी वॉश आउट है, तो ये आपको जो टाइम करेक्शन मिलेगा, रिजल्ट सीजन में कुछ नहीं आया, नए अगले रिजल्ट सीजन में भी शायद कोई इस टाइप का इंडिकेशन आए, मेरे ख्याल से ये गिरावट अगले 2-3 महीने में आएगी ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ रिकवरी। ये कोई रिकवरी अगर इकोनॉमी में नहीं दिखी और आपको चिंताएं बढ़ती हुई दिखी और स्लो डाउन और गिराया हुआ देखा, जो हमने पहले बात की थी, लॉकडाउन हफ्ता बढ़ता है तो 7 हफ्ते इकोनॉमी को टाइम लगता है बढ़ने में, सो वो स्कीम बहुत सही है। उस हिसाब से आपको मौका मिलेगा। मेरे ख्याल से निफ्टी शायद 8700 के नीचे एक बार आने लगे तो आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि अब वीकनेस की तरफ हम जा रहे हैं। टेक्निकल लेवल्स की मैं बात ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो इंडिकेशन आपको बहुत क्लियर दिखेंगे कि अच्छी चीजें सस्ते में मिलेंगी और सस्ते में मिलेंगी। आज तो सस्ते में मिल रही है लग रहा है, क्योंकि बहुत महंगी थी पहले, बट अभी भी ऐसी स्थिति नहीं हुई है कि आप उसमें अपने हार्ड एंड सेविंग्स को डिप्लॉय ऑलरेडी कर जी। यानी अभी असली क्लियरेंस सेल लगनी बाकी है, और उसके लिए आप कह रहे हैं ये रिजल्ट सीजन ही नहीं, अगला तिमाही रिजल्ट सीजन, यानी अब से 3 महीने बाद तक का भी इंतजार करने का वक्त है। 3 महीने बाद जब सभी कंपनियों के नतीजे एक बार फिर आएंगे, तब आपको असल में दिखेगा कि इस लॉकडाउन का, कारोबार बंद होने का इन कंपनियों की बैलेंस शीट पर असर क्या पड़ा है। क्योंकि अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं ये दरअसल ऐसे हैं जिनमें से कुछ ही समय बिजनेस बंद रहा है, काफी हिस्सा उस समय बिजनेस चालू था, लॉकडाउन नहीं हुआ था, कोरोना का इम्पैक्ट दिखाई नहीं पड़ा था। तो और कोई ऐसी हिदायत देना चाहेंगे प्रकाश जी जो आज के बाजार में लोगों को करनी है? क्या चीज है तो बेच दें और क्या चीज है तो रखे रहें? नहीं, जैसे मैंने कहा पहले, तो ट्रेन निकल के छूट रही है, इस चक्कर में कुछ ले ना ले, क्योंकि लेंगे तो वो हो सकता है उसको आपको बहुत समय तक होल्ड करना पड़े। खास करके ट्रेडिंग बेट्स जो है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इतना असर नहीं पड़ता। इस क्लैरिटी को आते आते, जैसे कि ये जो 20 लाख करोड़ का जो बाकी का जो गणित बैठ रहा है, 12 लाख करोड़, 8 लाख तो हो चुके हैं, हिसाब हो गया उसका, लेकिन जो 12 लाख करोड़ है वो कैसे डिवाइड होंगे, कैसे अप्लाई होंगे, उसके बाद मुझे लगता है कुछ नए सेक्टर्स जरूर इमर्ज होंगे जो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस वाले रहते हैं। तो वैसी वाली कंपनीज की तरफ अगर आप झुकाव रखते हैं, जो केमिकल्स में है या एपीआई में है या ऑटो एंसिलरी में है, तो इस टाइप की कंपनीज पे अपना फोकस रखिए। कम कंपनी लीजिए, बाइंग लिस्ट आपकी थोड़ी छोटी बना दीजिए, लेकिन अच्छी कंपनी, मजबूत कंपनी लेनी है। और जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये कंपनी की बैलेंस शीट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी सब टिक मार्क है, तब तक आपको कोई जल्दबाजी करके लेनी नहीं है। तो आज के मार्केट में मैंने कहा जो वीक कंपनीज हैं आपके पास, वो शायद आज तेजी में ऊपर गैप अप खुलती है, वहां से निकल जाए। अच्छा, एक चीज और, आज से शुरू हो जाएगा जो प्रधानमंत्री ने कहा। बहुत से लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा आज से वित्त मंत्री ये बताना शुरू करेंगी कि ये स्टिमुलस पैकेज क्या होगा, कैसा कैसा होगा। इसका अर्थ मुझे ऐसा लग रहा है कि टुकड़ों में आएगा, आज कुछ बताएंगी, कल कुछ बताएंगी, ऐसे कई किश्तों में जानकारी सामने आएगी। आज मेरा ख्याल है बाजार में सब लोग भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ उनकी नजर होगी। अगर वो बाजार चलते हुए हो जाती है तो क्या देखना है, और अगर बाजार के बाद होती है तो फिर कल के लिए क्या देखना है? देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो फाइनेंस मिनिस्टर के बयान में अगर आपको ये पैसा कहां से आएगा उसका भी गणित बैठा हुआ दिखता है, क्योंकि उसके कुछ 4-5 विकल्प हैं इनके पास। कोविड बॉन्ड्स इशू हो सकते हैं टैक्स फ्री, या आरबीआई ओएमओ कर सकता है,
या आरबीआई सरकारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वही खरीद सकता है और गवर्नमेंट को पैसा दे सकता है, या कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम आती है। मतलब इसके विकल्प क्या है ये अभी पता नहीं चल रही, क्योंकि उस पर कोई भी प्रधानमंत्री जी ने कोई उसका उल्लेख किया नहीं था। बट अगर इसमें क्लैरिटी आती है और वहां गणित ठोस लगता है आलोक जी कि हाँ ये बैठ रहा है, और ये अगर पैसा सामने खर्चने की तैयारी कब होगी, जब मेरे पास पैसा आने की क्लैरिटी आ जाती है, तो मार्केट इसको बहुत पसंद करेगा और तब थोड़ा सा एफआईज का भी रुख पॉजिटिव हो सकेगा। दैट इज द की पार्ट। और अभी चलने को जो है इसमें जो एनबीएफसीज है, देखना ये है कि एनबीएफसीज के लिए जो एसएमईज और छोटे जो कारोबारी हैं उनको जो फोकस करती हुई एनबीएफसीज है, उनको फायदा अगर डायरेक्टली कुछ हो रहा है क्रेडिट गारंटी के जरिए या कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाने के चक्कर में, वो एनबीएफसी बहुत पिटे हुए हैं, वहां पे आपको एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा। और दूसरा जो रूरल साइकिल के लिए इन्होंने जो बातचीत की, मैं तो साफ ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसा कहाँ ये पहले लगाने या छोड़ने रेडी है। जिस क्षेत्र में ये रेडी है, एमएसएमई है या रूरल वो है, या लोगों की जेब में पैसा डायरेक्ट जाने की भी तैयारी अगर हो सकती है, बढ़ जाए, तो आपके पास बहुत क्लियर उसमें ये होंगे कि कौन से कंजम्पशन थीम्स को आपको लेना है। लेकिन ये ना सोचिए कि इसका असर सारा बहुत जल्दी होने वाला है, ये सब में थोड़ा सा समय लगता है, तो आपको समय जरूर मिलेगा। और आज के भाव पे लेना ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसा भाव वापस आएगा नहीं, ये ना सोचे। ये मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, आराम से उसको डाइजेस्ट करिए। आप जैसे जो स्पेशलिस्ट है वो एनालिसिस जब करते हैं, आंकलन करते हैं, उसको सुनिए, समझिए, ठोक बजा के अपनी रणनीति को पक्का करिए, मजबूत करिए और फिर लीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप ये देखें कि सरकार का गणित जो है वो कैसे, उसका खुलासा होते होते कितना ठोस उस पे काम किया जाता है। जी, धन्यवाद प्रकाश जी। अब बाजार खुलने के पहले ये वीडियो एयर पे भी चला जाए, लोगों को दिखने लगे, ये भी जरूरी है, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सुबह आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि ध्यान से सुने इस वीडियो को, अपने मित्रों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इसका लिंक शेयर करें, ताकि बाजार खुलने से पहले और भी लोग देख लें, जो समझ लें कि आज क्या करना है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि आज क्या नहीं करना है। माइंड योर बिजनेस में आज इतना ही। ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, माइंड योर बिजनेस, ये बताना न भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक सब कुछ करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।